साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज हम द साइंस टॉप में अपने यूपीपीएससी आरओ के बारे में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि उसका पद क्या है, उसमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके साथ साथ उसका सिलेबस क्या है और लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसमें बुक लिस्ट कौन कौन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारी क्या स्टडी होनी चाहिए। ये कंप्लीट वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो मैं थोड़ा धीमे धीमे बोलता हूँ। आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए बट कंप्लीट देखिए और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो जो भी आपके डाउट्स होंगे यूपीपीएससी आरओ से रिलेटेड वो सारे के सारे डाउट्स उस कट ऑफ से लेते जो भी रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे अवश्य क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि आरओ बहुत से टाइप के होते हैं। उत्तर प्रदेश में आरओ बहुत से टाइप के होते हैं। इनके अगर टाइप्स को जानना हो तो मेरे चैनल पे एक वीडियो बना हुआ है जिसमें आरओ समीक्षा अधिकारी जो होता है वो आपका राज्यपाल सचिवालय का, विधानसभा सचिवालय का, फिर आप कह सकते हैं कि बिजली विभाग में जो आरओ होता है, हाईकोर्ट में जो आरओ होता है, सबके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ दे रखी है, आप उसको देख लीजिएगा। हम यहाँ पे केवल यूपीपीएससी जो आरओ आने वाली है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, पहली बात तो बहुत कमेंट्स आपके आ रहे हैं कि सर ये नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो देखिए, नोटिफिकेशन जो है थोड़ा सा भले विलंब हुआ है, इस अगस्त के लास्ट तक, अगस्त लास्ट वीक तक आ जाएगा। बहुत लेट हुआ तो मान के चलिए कि सितंबर फर्स्ट वीक तक आ ही जाएगा। आप अगस्त लास्ट वीक मान के चलिए कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप क्यों नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, जब आपको पता ही है कि भाई 2021 के बाद ये एग्जामिनेशन हुआ नहीं है और फिक्स है, पेपर्स में देख रहे हैं, हर जगह आप देख रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन का आना है। तो फिर नोटिफिकेशन का वेट मत करना, भाई बहुत होगा, 20 दिन लेट हो जाएगा, बट इसी साल इसका प्री का पेपर हो जाएगा। अगर आपने यूपीपीएससी का कैलेंडर देखा होगा तो आपको उसमें दिख गया होगा उसमें दो डेट बहुत ही क्रुशियल, एक आपकी 5 नवंबर वाली और एक आपकी 19 नंबर वाली, जिसको उन्होंने यूपीपीएससी से रिजर्व कर रखा है। तो मेरा पूरा विश्वास है कि 5 नवंबर में तो बहुत लेट होगा, तो 19 नवंबर को इसका एग्जामिनेशन हो जाएगा। मेरी बात को विश्वास रखिएगा, इन दोनों डेट में से किसी न किसी एक दिन एग्जाम हो जाएगा। और जैसे नोटिफिकेशन आएगा वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, वो आपको प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, क्योंकि इसलिए ओटीआर उन्होंने भरवा रखा है कि फटाफट करेंगे, 21 दिन में आपका फॉर्म भरवाएंगे और तुरंत फिर एग्जामिनेशन को घोषित कर देंगे। तो अभी से आप वेट ना करते तो लग जाइए, क्योंकि बहुत टाइम नहीं है। ठीक है, कभी नोटिफिकेशन आए, आपकी अगर तैयारी कंप्लीट है तो फिर आपको डरने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि होता क्या है कि जब एग्जामिनेशन आता है तो हम विद्यार्थी सोचते हैं अरे यार 5 दिन और मिल जाए तो वो भी रिवाइज कर लेते हैं, 10 दिन तो और रिवाइज कर लेते हैं, बट नहीं, हम सोचते हैं एग्जामिनेशन थोड़ा सा टल जाए। सबके साथ एक कंडीशन होती है, मैं भी उसमें इंक्लूड करता हूँ अपने आप को, बट नहीं, हम क्यों उसका वेट करें, हमारे पास बस समय है तो अभी से लग जाइए ना आप। नोटिफिकेशन आना है, आज आए, कल आए, परसों आए, एक महीना बाद है, बट नोटिफिकेशन आएगा तो अभी से लग जाइए ना, उसका वेट ना करिए। ठीक है, तो अब देखिए, जो आपका मैंने पहले बोला है कि जो भी विद्यार्थी जिनको यूपीपीएससी आरओ का फॉर्म भरना है तो आपको पता होगा 1 अप्रैल से ही आयोग ने ये बोल रखा है कि जिनको भी कोई भी फॉर्म भरना है या कोई भी परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है यूपीपीएससी के, उनको ओटीआर का फॉर्म भरना ही पड़ेगा। तो अगर आपने ओटीआर का फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो आप ओटीआर का फॉर्म भर लीजिए यूपीपीएससी के साइट से जाके, आपको इस पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक, चले। अब देखिए, जो समीक्षा अधिकारी होता है आपका यूपीपीएससी, ये बहुत टाइप के समीक्षा अधिकारियों की भर्ती कराता है, जिसमें आपका राजस्व परिषद हो गया, सचिवालय हो गया, फिर आपका खुद की जो यूपीपीएससी आयोग की जो, उसमें भी सचिवालय में भी आपका समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी होता है, उनकी कराता है, निर्वाचन आयोग की कराता है। तो सबके लिए कुछ अलग अलग क्राइटेरिया है, हम उसको भी आगे भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो समीक्षा अधिकारी होता है ये आपका राजपत्रित अधिकारी होता है। क्या होता है? राजपत्रित अधिकारी होता है, जो कि आपका लेवल 8 का पोस्ट है। इसके जो ग्रेड पे होता है वो आपका 4800 ग्रेड पे होता है, मतलब कह सकते हैं इन हैंड आपका अबाउट 75,000 आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो आपका सहायक समीक्षा अधिकारी होता है ये लेवल 7 का पोस्ट है। इसका जो ग्रेड पे होता है वो 4600 का ग्रेड पे होता है। ठीक है, और इसमें भी मिला जुला के कह सकते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, 70 से 72 आपको इन हैंड मिल जाता है। तो इन दोनों पोस्ट के बारे में इनका लेवल क्या है। ठीक है, एक राजपत्रित है और एक अराजपत्रित है। अब कुछ जगहों के आपके जो समीक्षा अधिकारी होते हैं वो अराजपत्रित होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा मैं बात करता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए, जो समीक्षा अधिकारी की भर्ती आपकी यूपीपीएससी कराता है ये इतने विभागों के लिए कराता है। देखिए, उत्तर प्रदेश सचिवालय के लिए समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए समीक्षा अधिकारी, राजस्व परिषद के लिए समीक्षा अधिकारी, और आपका जो निर्वाचन का कार्यालय है, मुख्य निर्वाचन कार्यालय, उसके लिए भी समीक्षा अधिकारी की भर्ती कराता है। इसके साथ साथ जो आपका कुछ स्पेशल समीक्षा अधिकारी होता है, जैसे उत्तर प्रदेश सचिवालय में केवल होते हैं ये समीक्षा अधिकारी लेखा, जिसमें अकाउंट्स वाले आते हैं, समीक्षा अधिकारी भाषा, जिसमें आपका हिंदी आता है, उर्दू आता है, और इसी तरह समीक्षा अधिकारी लेखा, लेखा के 2 टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, एक उत्तर प्रदेश सचिवालय के लिए, इसको आप ध्यान देंगे। अब देखिए, अब जो आपका सहायक समीक्षा अधिकारी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सहायक समीक्षा अधिकारी की बात हो गई। जो सहायक समीक्षा अधिकारी में आपके उत्तर प्रदेश सचिवालय में आपका अकाउंट वाला हो जाएगा, फिर आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उसमें भी लेखा के लिए आपका सहायक समीक्षा अधिकारी चाहिए होता है। जो उत्तर प्रदेश सचिवालय है वहां पे भी आपको
समीक्षा अधिकारी चाहिए, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, ARO बोलते हैं। इन सभी जगह में चाहिए। आप इस लिस्ट का PDF देख लीजिए, यहाँ के लिए वो वैकेंसी कराता है। अब इनके लिए अलग अलग योग्यता है, योग्यता आगे हम देख लेंगे। उससे पहले आप ये जान जाइएगा कि यहाँ पे जो आपका लोक सेवा आयोग का जो समीक्षा अधिकारी है, जो लोक सेवा आयोग का जो समीक्षा अधिकारी है, वो आपका अराजपत्रित है। ग्रेड पे सबका सेम है 48 ग्रेड पे, बट ये क्या है, अराजपत्रित है, जिसको राजपत्रित करने की मांग उठती रहती है। बट मुझे नहीं लगता कि वहां पे ऐसा कोई काम है कि उसको राजपत्रित किया जाए, बट राजपत्रित हो सकता है, इट डजंट मैटर, ठीक है। वरना सबका जो भी समीक्षा अधिकारी है, सबका आपका ग्रेड पे 4800 ही है, और जो ARO है सबका आपका ग्रेड पे 4600 ही है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। बट जो आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो समीक्षा अधिकारी होता है वो आपका अराजपत्रित है। बाकी सारे जो समीक्षा अधिकारी हैं वो राजपत्रित होते हैं। इसके साथ साथ जो आपका राज्यपाल कार्यालय होता है, अलग से इंफॉर्मेशन ले लीजिए। जो आपका राज्यपाल कार्यालय होता है, विधानसभा सचिवालय होता है, विधान परिषद सचिवालय होता है, वहां का भी जो ARO होता है वो आपका अराजपत्रित होता है। अराजपत्रित, वो भी राजपत्रित करने की मांग उठाते रहते हैं, ठीक है। बट अगर आप इस एग्जामिनेशन हो रहे हैं तो याद रखिएगा कि जो भी आपके समीक्षा अधिकारी होंगे वो सारे के सारे राजपत्रित होंगे, सिवाय लोक सेवा आयोग के, ठीक है। चलिए इनकी योग्यताओं को देखते हैं, ठीक है। ये अगर योग्यताओं को देखते हैं तो आपको पता होगा, जो भी समीक्षा अधिकारी बनना चाहता है, समीक्षा अधिकारी की एक ही योग्यता है कि आप ग्रेजुएट हो, ठीक है। आप क्या हो, स्नातक हो। वो किस विषय से, इससे मतलब नहीं है आप हिंदी से हो, आपने BA किया हो, BSc किया हो, BTech किया हो, आप किसी भी सब्जेक्ट से आप स्नातक हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आप स्नातक नहीं है तो फिर आपके लिए इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और इसमें अपियरिंग वाले स्टूडेंट नहीं बैठते हैं। अगर आप पास हैं तो ही आप बैठ पाएंगे, अदरवाइज नहीं बैठ पाएंगे। और इसकी जो मिनिमम एज होती है वो 21 साल होती है, और जो मैक्सिमम एज होती है वो 40 साल होती है फॉर जनरल। जो जनरल कैंडिडेट उनके लिए बात कर रहा हूं मैं, मिनिमम एज 21 साल, और मेनली जो इसकी एज होती है वो 1 जुलाई की काउंट होती है। इसकी जो एज होती है वो 1 जुलाई की काउंट होती है, कि 1 जुलाई से पहले आप 21 साल की आपकी एज हो गई हो, और मैक्सिमम जनरल के लिए आपका 40 ईयर्स होना चाहिए। और फिर अलग अलग वर्गों का, जैसे OSC, OBC, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, सबको अलग अलग आरक्षण मिलता है। वो नोटिफिकेशन आने पर आप देख लेंगे, जो यूपी गवर्नमेंट सबको प्रोवाइड करती है। अब देखिए, अब इसके साथ जिस मैंने बोला ना समीक्षा अधिकारी के लिए, कि समीक्षा अधिकारी के लिए केवल ग्रेजुएट चाहिए। अब उसके बाद जो अदर पोस्ट है उनके लिए ये सारी योग्यताएं हैं, ये सारी योग्यताएं हैं। तो ये मत समझिएगा कि अगर आपने केवल BCom किया हुआ है तो आप केवल इसी के लिए एलिजिबल, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने अगर BCom किया हुआ है तो आप सिंपल समीक्षा अधिकारी के लिए एलिजिबल हैं, बट इसके लिए आप अलग से एलिजिबल, इसके लिए भी आप एलिजिबल हो गए। अब जिसमें आपका मार्क्स ज्यादा होगा आप उसमें आप फाइट करेंगे, उसमें आप जा सकते हैं, ठीक है। मतलब आपने BCom किया तो दोनों के लिए एलिजिबल है। इसी तरह जो समीक्षा अधिकारी हिंदी वाला है वो आपका साधारण समीक्षा अधिकारी के लिए भी एलिजिबल है। इसके साथ साथ जो समीक्षा अधिकारी हिंदी है वो उसके लिए भी एलिजिबल है। तो ये कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि हिंदी की इतनी 4 पोस्ट है, 3 पोस्ट है, नहीं, ये बिल्कुल ही गलत धारणा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि इनकी योग्यताएं क्या क्या। देखिए, जो समीक्षा अधिकारी लेखा होता है, जनरल समीक्षा अधिकारी के लिए सभी एलिजिबल है जो भी ग्रेजुएट है। अब जो स्पेशल है उसकी बात कर रहे हैं। जो आपका समीक्षा अधिकारी लेखा होता है उत्तर प्रदेश सचिवालय का, उसके लिए क्या चाहिए कि आपने BCom किया हुआ है, ठीक है। BCom किया वाणिज्य में लेखा कर्म के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके साथ साथ आपको O लेवल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आपके पास O लेवल की डिग्री हो। अभी O लेवल के लिए बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि O लेवल की इक्विवेलेंट ये क्या लेते हैं, बट क्योंकि 2021 का नोटिफिकेशन है तो यहाँ पे O लेवल मांगा गया था। इसके साथ साथ हिंदी टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है समीक्षा अधिकारी के लिए, नहीं, बट जो सहायक समीक्षा अधिकारी है, जिसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं ARO, मैं ARO की बात कर रहा हूँ। UPPCS से जो भी आपका ARO बनेगा उसको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, हिंदी टाइपिंग उसको आनी चाहिए। और हिंदी टाइपिंग में भी 2 फॉन्ट होते हैं। हिंदी टाइपिंग में भी क्या होते हैं, 2 फॉन्ट होते हैं। एक आपका होता है मंगल इंस्क्रिप्ट, टाइपिंग वाले जानते होंगे, और एक होता है आपका कृतिदेव। क्या होता है, कृतिदेव। अब आयोग ने इस साल से दोनों ही टाइपिंग फॉन्ट को मान्य कर रखा है कि आप इच्छा हो तो आप मंगल में दे सकते हैं, और इच्छा हो तो आप कृतिदेव में दे सकते हैं, किसी में आप दे सकते हैं। टाइपिंग बिल्कुल लास्ट में होती है, इसके लिए आप घबराइए नहीं। हाँ, अगर आपको इंग्लिश की भी टाइपिंग आती है तो अच्छी बात है, बट आपको हिंदी तो आनी ही चाहिए। इंग्लिश के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। ये केवल क्वालिफाइंग होता है, यहाँ पे टाइपिंग के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। टाइपिंग आपको आती है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ARO के अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, आपके सारे नंबर धरे के धरे रह जाएंगे। तो जिनको भी लगता है कि हाँ वो ARO दोनों के लिए है, तो वो अभी से टाइपिंग के लिए लग जाए, क्योंकि टाइपिंग इसके मार्च वगैरह तक हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखिए, जो समीक्षा का लेखा की बात की, लेखा के लिए क्या चाहिए आपको, कि आप O लेवल हो आपके पास, इसके साथ साथ आप BCom किया हुआ आपने। इसी तरह से जो समीक्षा अधिकारी हिंदी है उनको स्नातक में, मतलब BA में उनके पास क्या हो, हिंदी हो, ठीक है, या फिर संस्कृत हो, तो फिर वो समीक्षा अधिकारी हिंदी के लिए एलिजिबल है। इस तरह समीक्षा अधिकारी उर्दू की बात कर रहे हैं तो उन्होंने
आपका पर्शियन साहित्य में या उर्दू साहित्य में बीए किया हुआ तो इसके लिए एलिजिबल है वो, ठीक है। या फिर उर्दू में जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जो होता है आबिद कामिल, इस टाइप की यूनिवर्सिटी उसको देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके आके। इसी तरह जब ये सहायक समीक्षा अधिकारी आ गया, शिक्षा तो अलग था, जो सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा वाला, जिनको सहायक समीक्षा लेखा में जाना है उनके लिए भी ओ लेवल चाहिए, ठीक है, ओ लेवल चाहिए, बीकॉम चाहिए और टाइपिंग भी उनको आनी चाहिए, तो ही इसके लिए वो एलिजिबल है, ठीक है, उसको आप याद रखिएगा। बट आपका जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वाला जो आपका कह सकते हैं कि लेखा का जो समीक्षा अधिकारी होगा, ठीक है, लेखा का जो सहायक समीक्षा अधिकारी होगा, उसे क्या चाहिए, भारत में विद्या स्थापित किसी लेखा कर्म से उसमें केवल बीकॉम किया हो तो भी वो लोक सेवा आयोग में जा सकता है। अब बात करें समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, देखिए उत्तर प्रदेश सचिवालय में हो या राजस्व परिषद में कहीं पे भी हो, जैसे मैंने पहले आपसे बोला है कि उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए आपका ओ लेवल चाहिए, ओ लेवल के इक्विवेलेंट जो भी होगा, अभी जल्दी शासनादेश आ जाएगा। हिंदी में न्यूनतम 25 वर्ड की उसको टाइपिंग चाहिए होगी, ठीक है, हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश तो सबको दिमाग की कोई बात ही नहीं है, हिंदी में उसको 25 वर्ड टाइपिंग आनी चाहिए, 5 मिनट की टाइपिंग होती है, जो कि इलाहाबाद में मिले 2 ही कॉलेज फेमस है, एक आपका शंभुनाथ, एक यूनाइटेड, वहीं पे इसकी टाइपिंग होती है, ठीक है। स्नातक हो, आप केवल स्नातक हो, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी आपने किया हो, उर्दू से, शास्त्री से कुछ भी किया हो, अगर आप स्नातक हैं और आपके पास ओ लेवल के समकक्ष निर्धारण जल्दी हो जाएगा, आपने ओ लेवल किया हुआ है तो फिर आप एआरओ के लिए एलिजिबल है किसी भी विभाग में, ठीक है। इसके साथ साथ आपको हिंदी 25 वर्ड की टाइपिंग आनी चाहिए, वो कुर्तीदेव में हो या मंगल में हो, किसी में भी इसके लिए शासनादेश आ चुका है, ठीक है। देखिए अब जो आपको मैंने कहा है उसी थोड़ा और आगे देख लेते हैं, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी चाहिए वही भी सेम चाहिए कि भैया आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ओ लेवल के समकक्ष जो भी हो और 25 वर्ड टाइपिंग तो मस्ट है, ठीक है। तो मुझे लगता है एलिजिबिलिटी को लेकर जो भी थी आपकी खामियां खत्म हो गई। अब बढ़ते अपने सिलेबस की तरफ। जो सिलेबस की बात करते हैं, आपको पता होगा कि जो प्री में 2 पेपर होते हैं, एक आपका हिंदी का पेपर होता है और एक आपका जीएस का पेपर होता है। 2 पेपर होते हैं, हिंदी का, एक जीएस का। हिंदी का जो पेपर होता है वो आपका 60 मार्क्स का होता है, जो कि 1 घंटे का होता है। जो जीएस का पेपर होता है वो 2 घंटे का होता है और 140 मार्क्स का होता है। और इस पूरे पेपर में आपके 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। क्या होती है? 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आपको करना है कि अगर दोनों को मिला के अगर आप 130 से ऊपर जा रहे हैं तो फिर आप प्री क्वालिफाई हो जाएंगे, बिल्कुल फिक्स है। मैं सारे रिकॉर्ड्स देख के बात कर रहा हूँ कि अगर आपका 130 प्लस है तो फिर आप प्री क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। अब इसके सिलेबस में क्या क्या है, देखिए इसके सिलेबस में आपका आता है वही यूपीपीएससी से सेम सिलेबस है, थोड़ा सा अंतर है, सामान्य विज्ञान आ जाएगा। इसकी बुक लिस्ट मैंने पीछे बताई हुई है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपका भारत का इतिहास, भारत राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, क्योंकि अलग अलग खंड में है, क्योंकि सिलेबस जस का तस लिखा हुआ है। भारतीय राजतंत्र, पॉलिटी, अर्थव्यवस्था में संस्कृति। अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ से 15 क्वेश्चन आ जाएंगे। इतिहास में यहाँ से भी 12 क्वेश्चन आ जाएंगे और यहाँ से भी कम से कम, ये जो भारत के इतिहास में लिखा है इसमें मिडवल और एशियन दोनों है। और जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, यहाँ से भी कम से कम 12 क्वेश्चन आ जाते हैं, दोनों मिला के कह सकते हैं कि 20 से 22 क्वेश्चन रहते हैं हिस्ट्री से। जो आपका इंडियन पॉलिटी है, भारत का राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, यहाँ से भी पॉलिटी से तो करीब 8 क्वेश्चन आ जाते हैं। अर्थव्यवस्था जो होती है वो कोरिलेट करती है अपने करंट अफेयर से, तो इन दोनों से मिला जुला के कम से कम आपके 15 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं। भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार, जो भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार है, इससे भी आपको 10 क्वेश्चन खूब आराम से मिल जाते हैं। एग्रीकल्चर से कभी कभी 8 क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण। इससे भी प्री और मेंस का अलग अलग बात करेंगे। इसमें भी मान के चलिए कि जो आपका 8 से 9 क्वेश्चन आराम से आ ही जाते हैं। हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको डिटेल के सिलेबस को और डिटेल में जानना है तो चैनल पे एक और वीडियो पड़ा हुआ है जहां पे बिल्कुल डिटेल कितने क्वेश्चन आते हैं वो मैंने डिस्कस किया हुआ, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। नेक्स्ट इसमें और आगे चलते हैं, विश्व में भारत का भूगोल। विश्व में भारत के भूगोल से भी 10 से 12 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं, जो देख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स का, ठीक है। करंट अफेयर्स से पिछले बार जो आर पेपर था वहाँ पर 23 से 24 क्वेश्चन आए थे, तो करंट अफेयर्स में भी आपका नेशनल इंटरनेशनल देखना पड़ेगा। बौद्धिक क्षमता के कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसको रीजनिंग कहते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन जो होता है वो यूपीपीएससी प्रीलिम्स में नहीं आते, बट यहाँ आते हैं। यूपीपीएससी प्रीलिम्स में जो सीसेट होता है वहां पे अलग से इंक्लूड किया जाता है, बट यहाँ पे नहीं, इसको ध्यान रखेंगे आप। इसके साथ यूपी स्पेशल का वेटेज बहुत बढ़ गया है, क्योंकि मेंस में आपने देखा कि 2 पेपर हमने अलग से जोड़ रखा है। तो यूपी स्पेशल के लिए आप जितना ही अच्छा करेंगे, जितना आप लगेंगे इसके साथ, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। यूपी स्पेशल की जो बुक लिस्ट मैंने बता रखी है, जैसे यूपी की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, योग, व्यापार, रहन सहन, इसके बारे में। तो प्रीलिम्स में अगर आप जीएस वाले इस पेपर में अगर आप लेके आते हैं, कम से कम यहाँ 80 लाइए। और जो आपका हिंदी का पेपर है, क्योंकि आपको पता है 6 टॉपिक है, डिस्कस करूंगा मैं, उस 6 में से अगर आप 55 लेके आ जाते हैं तो आराम से आप 135 के आसपास रहेंगे, आराम से आप प्री क्वालिफाई हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा प्री में आपका 15 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया था मेंस के लिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है
15 गुना बच्चों को उनकी कैटेगरी वाइज वो क्वालिफाई कराता है मेंस के लिए, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और हाँ, प्री में आरक्षण, प्री में जब फॉर्म ऑफ आरक्षण की बात करती हूँ, बहुत बच्चे पूछते हैं आरक्षण का प्रावधान है। तो देखिए 3 स्तर का एग्जामिनेशन है, इसमें जो एग्जामिनेशन 3 स्तर का है, 2 ही स्तर मान सकते हैं, एक आपका प्री होता है, एक होता है आपका मेंस होता है, ठीक है। और जो एआरओ है, तो एआरओ में कोई टाइपिंग भी है, तो उसको छोड़ देते हैं, प्री मेंस देखते हैं। क्योंकि 2 स्तर का एग्जामिनेशन है ये। तो होता क्या है कि अगर प्री में सपोज करिए कि 100 सीट है, टोटल 100 सीट है आरओ की, अगर 100 सीट आरओ की है, तो सपोज करिए इसमें जनरल की है 50 सीटें, ठीक है, सॉरी जनरल की 40 सीटें, ईडब्ल्यूएस की है, तो इसको अच्छी तरह समझाता हूँ मैं आपको, एक और स्लाइड लेके समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो साथियों, जैसे मैंने पहले बोला आपसे कि आयोग करता है कि देखता है कि भाई प्री में आपने जैसे मान लीजिए सपोज करें आपने ईडब्ल्यूएस में भर दिया या आपने ओबीसी में भर दिया, तो जिस कैटेगरी में भरते हैं आपको उसी कैटेगरी में क्वालिफाई करता है, क्योंकि सीट यहाँ पे कम होती है कैटेगरी में, जनरल की सीट सबसे ज्यादा होती है। तो ईडब्ल्यूएस में सपोज करें कि 10% सीट है, इसकी 27% सीट है, तो यहाँ पे क्योंकि सबने ईडब्ल्यूएस बना रखा है और सबके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है, तो ये जनसंख्या चूंकि ज्यादा है, सीट कम है, इसलिए यही एक रीजन है कि यहाँ पे इसकी कट ऑफ जनरल से हाई चली जा रही है। सेम यहाँ पे भी कि जनसंख्या यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की भी ज्यादा है और यहाँ पे सीट कम है, सीट 10% है ना, यहाँ 27% है, तो यही एक रीजन है कि इनकी जो कट ऑफ है जनरल और ओबीसी की, वो आपकी प्री की कट ऑफ, मैं प्री की बात कर रहा हूँ, प्री की जो कट ऑफ है वो आपके जनरल से ऊपर चले जा रही है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात मेरी समझ में आ रही है। भाई जिसको लगता है कि भाई कि उस कट ऑफ को क्लियर नहीं करूँ, जनरल से डाल दे, वो आराम से इसमें आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। हाँ, बट अगर अपनी कैटेगरी से आप डालते हो उससे फायदा ये होता है कि जब मेंस आप देते हो, क्योंकि मेंस में जो कट ऑफ होती है वो इनकी इन कैटेगरी की जनरल से कम आ जाती है, ठीक है। तो कभी आरक्षण इस मुद्दे पर कभी डिटेल में एनालिसिस करूंगा, अगर आपके कमेंट अच्छे आए तो देखा जाएगा, ठीक है। चलिए हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में आपका 1 घंटे का पेपर होता है, 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं। इसमें 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक देख लिए। इसमें अगर आपने रट्टा मार लिया जो बुक्स में बताऊंगा, तो आराम से आप कम से कम 56-57 क्वेश्चन भी आप 60 में कर लेते हैं। और यही जिसको समीक्षा अधिकारी बनना है उसको हिंदी आनी ही चाहिए, अदरवाइज वो पेपर का फॉर्म ही ना डाले मेरे हिसाब से, क्योंकि बिना हिंदी के तो समीक्षा अधिकारी बनने का सपना आप छोड़ दीजिए। देखिए जैसे वाक्य वर्तनी शुद्धि 10 क्वेश्चन आते हैं, विलोम शब्द 10 क्वेश्चन आते हैं, अनेक शब्दों के लेख शब्द 10 क्वेश्चन आते हैं, तत्सम तत्व 10 क्वेश्चन आते हैं, विशेषण विशेष से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, और पारिभाषिक शब्द, मतलब 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आते हैं। और जो अच्छे विद्यार्थी हैं वो 55-60 भी लाने वाले एक आध को लोग मैं जानता हूँ। चलिए ठीक है, तो दोनों मिला के जो मैंने समझाया उसको ध्यान रखिएगा। मेंस की बात कर, जब ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको पता होगा करीब 15 गुना बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाता है कैटेगरी वाइज, ठीक है। अब मेंस में आपका 3 पेपर होते हैं, मैं पहले पेपर की बात कर रहा हूँ। जो पहला पेपर होता है वो 2 घंटे का होता है, 120 प्रश्न आते हैं और 120 ही मार्क्स के होते हैं, याद रखिएगा 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के। इसका जो सिलेबस होता है वो टोटली जो प्री का सिलेबस है वो उसी के बिल्कुल इक्वल है। तो देखिए कितना फायदा हुआ, अगर आपने प्री के लिए अच्छे से पढ़ रखा है तो मेंस भी आपका इजिली क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। इसको भी आप याद रखिएगा कि प्री इतना मजबूती के साथ पढ़िए कि मेंस के लिए अलग से फिर पढ़ना ना पड़े, आप दूसरी चीजों को पढ़े, ठीक है। तो देखिए 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के पहला पेपर है, ठीक है। अब आइए हम इसका दूसरे पेपर की बात करते हैं। तो दूसरे पेपर का नाम ही है सामान्य हिंदी एवं आलेखन, ठीक है। इसमें 2 खंड है, खंड 1 और खंड 2। तो जो खंड अ होता है ये आपका 2.5 घंटे का, याद रखिएगा 2.5 आवर आपका 2.5 घंटे का होता है और 100 मार्क्स का होता है। और ये जो पेपर होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको पेन पेपर मोड से लिखना होता है। और इससे पहले जो पेपर देखो ओएमआर बेस्ड टिक लगाने वाले होते थे, ओएमआर बेस्ड मतलब गोला भरने वाले, ठीक है। और ये हमारे क्या है, ये जो पेपर है ये टोटली आपका डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। 2.5 घंटे का पेपर होगा ये वाला, खंड अ की बात कर रहा हूं मैं, ये 2.5 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा जिसमें आपको शीर्षक लिखने होते हैं, सारांश बताना होता है, और 3 रेखांकित होते हैं, मतलब इनके मार्क्स इंक्लूडेड है, वो आपको 21 मार्क्स का होता है। आपको सरकारी पत्र दिया जाता है, इसको आपको टेबुलर फॉर्म में चेंज करना होता है, वो आपके 15 मार्क्स के होते हैं। सिलेबस के लिए आप पिछला वीडियो देखिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पत्राचार का भी जो सिस्टम है मैंने बता रखा है, क्या पत्राचार में क्या क्या पूछा जाता है, उस वीडियो को आप देखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसी में आगे आगे क्वेश्चन में क्या है, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट के कुछ वर्ड आते हैं उसको देख लीजिएगा, हिंदी से अंग्रेजी के आते हैं, मुहावरे आते हैं, मतलब ये भी मिला के आपके 10-10 अंक के आते हैं, 5-5 शब्द आते हैं। और इसके साथ कंप्यूटर भी आपका, ये भी ऑब्जेक्टिव आती है, भी आपका 10 मार्क्स का आता है, मतलब टोटली क्वेश्चन ये पेपर आपका 2.5 घंटे का होता है, 100 मार्क्स का होता है। इसी का जो सेकंड पार्ट है आपका खंड 2, ये आपका जैसे ही पेपर 2.5 घंटे का खत्म होता है तुरंत पेपर छीन लिया जाता है, और ये आपका दूसरा ओएमआर बेस्ड आपको दे दिया जाता है पेपर, ठीक है। ये आपका 30 मिनट का होता है, केवल कितने मिनट का होता है, 30 मिनट का होता है, 60 मार्क्स के होते हैं, क्वेश्चन इसमें केवल 30 होते हैं, याद रखिएगा। आधे घंटे का मतलब 30 मिनट का पेपर, 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स का, जस्ट लाइक द प्री, जिस तरह आप गोला भर रहे थे सेम यहाँ पे भी। अब इसमें करना क्या है, विलोम शब्द एक हटा, एक को छोड़ के बाकी सारे वही हैं, ठीक है। विलोम शब्द 6 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन या 2 मार्क्स का हो जाता है, 6 क्वेश्चन 12 मार्क्स के।
वाक्य में वर्तनी शुद्धि 6 क्वेश्चन 12 मार्क्स, मतलब सारे के सारे टॉपिक जो प्री वाले हैं एक टॉपिक को हटा के तो आप देख लेंगे, तो सारे के सारे क्वेश्चन क्या हुआ, 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, आधे घंटे का। जल्दी आपको फिलअप करना हो तो आधे घंटे में। तो अगर आपने प्री के लिए पढ़ रखा है तो ये भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस आपने देखा डिस्क्रिप्टिव पेपर को छोड़ के बाकी सारा का सारा सेम जा रहा है, ठीक है। थर्ड पेपर की बात करते हैं, जो आपका हिंदी, जो थर्ड पेपर होता है मेंस के लिए, मेंस के लिए थर्ड पेपर होता है आपका सामान्य हिंदी है, इसमें निबंध लिखना होता है। जो निबंध होता है वो आपका 120 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। 120 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। इसमें आपको 3 खंड दिए रहेंगे, खंड अ ब स, ठीक है। हाँ, हिंदी में केवल निबंध लिखना होता है, इसमें इंग्लिश वाले या उर्दू वाले कोई और लैंग्वेज नहीं, केवल हिंदी में ही निबंध लिखना है, इस बात को याद रखिएगा। आप सोचें इंग्लिश में लिख के नहीं, मार्क्स से हट जाएगा, आपको केवल हिंदी में निबंध लिखना, ओनली हिंदी में, क्योंकि सचिवालय में केवल हिंदी चलती है, ठीक है। तो इसमें आपके 3 प्रश्न होंगे, 3 खंडों से, खंड अ क ख ग, ठीक है। और आपको 700 वर्ड की, इसमें लगभग लिखना भूल गया, 600 से 700 वर्ड की सीमा में आपको लिखना, थोड़ा ज्यादा हो, कोई गिनता नहीं है, इसको याद रखेंगे आप। जैसे खंड का है, इसमें आपको 3 टॉपिक दे दिए गए, 3 क्षेत्र, साहित्य एवं संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। इसमें से कोई भी जो आपको टॉपिक दिया रहेगा उसी पे आप निबंध लिखेंगे, ये सिलेबस है, ठीक है। और एक जो निबंध होता है वो 40 मार्क्स का होता है, मतलब 3 खंड से 3 निबंध करेंगे तो आपका कितना हो गया, 120 मार्क्स का। जो मैंने समझा 120 मार्क्स के आपको 3 निबंध लिखने होंगे और 3 घंटे में लिखने होंगे। और एक निबंध जो होगा अबाउट 600 वर्ड का होगा, ज्यादा ही थोड़ा लिख लेते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें जो अच्छे विद्यार्थी हैं वो आराम से 90 नंबर ले आते हैं, और ये भी आपके मार्क्स को, आपके कह सकते हैं कि सीरीज में आपको आगे बढ़ाने में ये हेल्प करता है, ठीक है। चलिए, अब ये आपका मेंस का सिलेबस भी हो गया, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले समझाया आपको, लगा थोड़ा प्री में थोड़ा छूटा हुआ था, ठीक है। हाँ, अब जो खंड, सॉरी, उसी में देखते हैं जो आपका दूसरा खंड, इसमें क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से आपका आर्थिक क्षेत्र, जो मैं 3 खंड समझाया, इन्हीं 3 खंडों से आपका पेपर होता है। ये भी आप निबंध होता है, वो पहला खंड का था, ये सेकंड है, थर्ड है, मतलब 40-40 मार्क्स आपको लिखना होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि हम आगे चले। तो आपने ये देखा कि प्रीलिम्स तो आपने कर लिया, मेंस में क्या हुआ, 120 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव पेपर, फिर आपका हिंदी का आपका 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव प्लस 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव, मतलब ये सेकंड पेपर हो रही है आपका, निबंध का थर्ड पेपर, तीनों मिला के आपका क्या है, 400 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। और इसमें अगर आप टोटली मतलब 285 प्लस अगर चले जाते हैं, 285 से 290 के बीच में, तो आराम से आप सेलेक्ट हो जाते हैं। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, फिर अलग अलग के लिए अलग अलग कट ऑफ बनेगी, ठीक है। हाँ, इस बार से जो मुझे नहीं लगता कि आर में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि आर की जो एलिजिबिलिटी बनने वाली है कंप्यूटर वाली, वो लगभग आर की इक्वलेंट ही होगी, तो आराम से वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। क्लियर। चलिए, अब देखते हैं अपनी बुक लिस्ट को, तुम्हारी बुक लिस्ट में क्या क्या है। बुक लिस्ट की बात करते हैं, मैंने बहुत रिसर्च करके अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, तो जरूरी नहीं कि आप उसको फॉलो करें, अगर आप देखेंगे आपको सही लगता है फॉलो करिए। आपको पता है हिंदी का वेटेज बहुत ज्यादा है, तो हिंदी के लिए आपके पास एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक होनी चाहिए, भले इसमें गलतियां हैं, नई वाले पब्लिकेशन लीजिए, आई मीन एडिशनल, इसमें गलतियां थोड़ी कम है। आदित्य पब्लिकेशन से आपको पीवाईक्यू मिल जाता है हिंदी का पूरा, तो उससे होता यह है कि आपके जल्दी जल्दी की कितने आपसे गलतियां हो रही हैं, जस्ट लाइक टेस्ट सीरीज वर्क करता है। इसमें सारे के सारे जो भी पेपर या क्वेश्चन पूछेंगे विभिन्न परीक्षाओं में, वो सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड। इसमें करना कि केवल 6 टॉपिक को देखिए, इतिहास भूगोल इतनी मोटी बुक मत देखिए, 6 टॉपिक जो उसको केवल देखिए, आपका काम चल जाएगा। इसके साथ साथ आदित्य के साथ, ये तो मस्ट है आपका, आदित्य मेरे अकॉर्डिंग मस्ट है। इसके साथ साथ सामान्य हिंदी घटना चक्र की आती है, जिसका नाम ही है सामान्य हिंदी व्याकरण कोर्स, ये दो पार्ट में आ रही है, एक प्री के लिए एक मेंस के लिए, दोनों को देख लेगा, ये भी काम चल जाएगा। और उसके बाद अगर आपका मन हो तो आप वासुदेव नंदन या हरदेव बारी कोई एक ले सकते हैं। मैं प्रीफर करूंगा इन्हीं दोनों की बुक्स को, ज्यादा बुक्स मत रखिए, बुक्स को कम रखिए, दैट विल बी हेल्पफुल। सामान्य हिंदी अगर इन दोनों को मिल रहा है, आपका काम चल जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब सेकंड टॉपिक बात करंट अफेयर्स के लिए, तो करंट अफेयर्स के लिए जो क्रॉनिकल आती है पतली वाली, हर मंथ आती है, उसको देख खरीद लीजिए। और एग्जामिनेशन से पहले, वैसे 2-2 महीने पे आपका घटना चक्र की आती है, ठीक है, आप उसको देख लीजिए। और एग्जामिनेशन से 15 दिन पहले आपका घटनासार, घटना चक्र सब आ जाती हैं, उनको आप देख लीजिए। अगर इन दोनों मैगजीन को आपने कवर कर लिया तो फिर आराम से आपका काम चल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपका मन हो तो आप मंथली यूट्यूब वीडियोस भी देख लीजिए, डेली करंट अफेयर जो आपको सही लगता हो। अगर आप पीसेस वगैरह दे रहे हो तो आप डेली आप देख सकते हैं। ये करंट अफेयर से कम से मान के चलिए 22 से 23 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इतिहास की। तो इतिहास में चूंकि इतिहास उत्तर प्रदेश लोकसभा फैक्चुअल बनाता है, टोटली फैक्ट बेस्ड, तो फैक्ट बेस्ड के लिए आपका, अगर आप सौरभ चौबे की बुक है आपके पास, सौरभ चौबे, तो बहुत अच्छी है, अगर नहीं है तो इनमें से कोई ले लीजिए। आपका एस के पांडे की आपका तीनों खंड में आती है, आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तीनों आती है, वो ले सकते हैं। जिसको बहुत डीप में पढ़ना और पीसेस के लिए पढ़ना हो, या फिर दृष्टि की आपकी क्विक बुक आती है, दृष्टि की क्विक बुक आती है भारतीय इतिहास की, इसमें तीनों इंक्लूडेड, वो आप देख सकते हैं। जिसको मॉडर्न बहुत डीप में जाना वो स्पेक्ट्रम ले सकता है। और इसके साथ साथ आपका घटना चक्र का पीवाईक्यू, मतलब पूर्वावलोकन आपके पास होना ही चाहिए। अगर आपके पास पूर्वावलोकन नहीं है तो फिर आप
क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज भी 40 to 50% जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके पीवाईक्यू से ही आते हैं। आप कोई पेपर उठाइए, आपको उसका अंदाजा लग जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भूगोल की। तो भूगोल में आप महेश बनवाल ले लीजिए, अगर आपने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ रखी है, महेश बनवाल से आपका एक कह सकते हैं कि आपका बेस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप दृष्टि की क्विक बुक ले लीजिए। आप इन दोनों में से कोई सर मत लीजिए, या तो महेश बनवाल लीजिए या क्विक बुक ले लीजिए, कोई एक ले लीजिए। और प्लस आप घटना चक्र वाणी भी ना लीजिए तो भी काम चल जाएगा। मैंने लिख दिया है कि अगर किसी के पास हो अवेलेबल तो फिर खरीदने का सकता नहीं है। अगर आपके पास कोई भी इन तीनों में से कोई बुक है, आप उसको एक को ले लीजिए और आप पीवाईक्यू ले ले घटना चक्र का, आपका काम चल जाएगा। हम आगे और देखते हैं। तो यूपी स्पेशल से चूंकि वेटेज बढ़ गया है, तो मान के चलिए 10 से 15 क्वेश्चन यूपी स्पेशल से आने ही आने हैं। उसके लिए कुछ मत करिए, आपका घटना चक्र का जो तथ्यसार आता है उसको आप ले लीजिए, और परीक्षा वाणी इन दोनों में से कोई एक लीजिए। मैं प्रीफर करूँगा घटना चक्र का, क्योंकि इसमें काफी अच्छा डायग्राम से समझाया गया, तो बहुत हेल्पफुल होगा। और इसका यूपी स्पेशल का पीवाई की आवश्यकता नहीं है, बट आपको अगर शौक हो क्या पूछा था आप ले सकते हैं, ठीक है। बट अगर वाणी अगर आप ले रहे हैं तो उसमें जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछ रहे थे वो भी दिया रहता है। तो अगर आप वाणी लेंगे तो फिर आपको घटना चक्र लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और अगर पीवाईक्यू ले लेते हैं आप यूपी स्पेशल का भी, तो आपको एक अंदाजा लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो अगर घटना चक्र ले रहे हैं तो दोनों ले लीजिएगा, और वाणी ले रहा है तो फिर मुझे लगता है घटना चक्र आपको लेने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो पर्यावरण पारिस्थितिकी की बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कम 15 क्वेश्चन तक आ जा रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छी बुक लगी, दृष्टि की क्विक बुक आप ले सकते हैं, और घटना चक्र पब्लिकेशन का ले लीजिए, जिसको बहुत डीप में पढ़ना हो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट भर रखा है वाणी वालों ने, परीक्षा वाणी वाले। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं अपना खुद का व्यू दे रहा हूँ, तो आप इसको भी ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका दृष्टि की क्विक बुक है, दिस इज मोर सफिशिएंट, ठीक है। और घटना चक्र का पीवाईक्यू लगाइए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट आप रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग के भी 8 से 10 क्वेश्चन, जिसमें मैंने पहले बोला आ रहा है। आपके पास छोटे भाई बहन के पास देखिए, रीजनिंग यहाँ बहुत हार्ड नहीं आती है। 8 से 10 क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो आराम से आप कर लेंगे। लूसेंट है या कार जो भी आपके पास है, उसके जो जो टॉपिक्स वो बार बार पूछते हैं, केवल उन्हीं टॉपिक्स को देखिए, आपका काम चल जाएगा। या फिर घटना चक्र में जो सीसेट के पेपर है, सीसेट में जो भी यूपीपीएससी में पता है सीसेट होता है, सीसेट का क्वेश्चन भी लगाते हैं, तो आपका तर्क शक्ति वाला या रीजनिंग वाला काम चल जाता है। विज्ञान की बात करते हैं, विज्ञान में आराम से 15 से 16 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपके पास लूसेंट विज्ञान, सामान्य ज्ञान नहीं, अगर लूसेंट विज्ञान है तो उसमें बायोलॉजी पे ज्यादा फोकस करिए, बायोलॉजी देख लीजिए, प्लस उसके बाद केमिस्ट्री, फिर सबसे कम फिजिक्स देख लीजिए, तो आपका काम चल जाएगा। और घटना चक्र का पूरा अवलोकन लगा लीजिए, आपको शंकर आईएएस की बुक लेने की आवश्यकता या नहीं है, ठीक है। चलिए अगला हम देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए दृष्टि की जो क्विक बुक आती है या परीक्षा वाणी की बुक आती है, वहां से देख सकते हैं। और हाँ, अर्थव्यवस्था को हमेशा करंट से कोरिलेट करके चलिए, दृष्टि वगैरह से किसी बुक से आप उसका जिस्ट लीजिए कि वहां पर उसके बेसिक्स क्या है, और फिर आप करंट से कोरिलेट करेंगे तो ये अर्थव्यवस्था लग जाएगी, ठीक है। और घटना चक्र का आप पीवाईक्यू भी देख सकते हैं, क्योंकि 6 से 7 क्वेश्चन तो सीधे आपके पीवाईक्यू अगर आपने लगा लिया तो आपका लग जाता है। अब बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी के लिए दृष्टि की क्विक बुक मुझे बहुत अच्छी लगी है। अब जिसको बहुत डीप में पढ़ना है वो लक्ष्मीकांत जी को भी ले सकता है, बट घटना चक्र से आपका पीवाईक्यू लगाना तो मस्ट है। 8 ही क्वेश्चन आते हैं, 8 से 9 क्वेश्चन, तो बहुत ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, और लगभग राज्य व्यवस्था सबसे हो भी जाती है। नेक्स्ट हम बात करें जनसंख्या और नगरीकरण की। यहाँ से भी आपके 10 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, कभी कभी 10, अभी तो 2 ही 3 क्वेश्चन कभी पे आ रहा है, क्योंकि यूपी का वेटेज बढ़ गया है। तो मुझे अभी तक जनसंख्या के लिए सबसे बढ़िया बुक लगी है परीक्षा वाणी। घटना चक्र लेने की आवश्यकता नहीं है, अगर किसी को शौक हो तो ले लीजिएगा, ठीक है। बट परीक्षा वाणी मोर देन इनफ है इसके लिए, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं आपका कृषि के लिए। कृषि से भी ये ऐसा टॉपिक है जहां से कम 5, कोई 4 क्वेश्चन, कभी 8 क्वेश्चन आ जाते हैं। कृषि के लिए कुछ मत करिए, परीक्षा वाणी की बुक बहुत अच्छी है, बहुत 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 अच्छी है, आप उसको देख लीजिए और केवल उन्हीं टॉपिक्स को देखिए जो क्वेश्चन में बनते हैं। अगर आपने पीवाईक्यू भी कर लिया है तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों, जितने भी आपके डाउट हो सकते हैं, मैंने सारे डाउट बुक लिस्ट सब कंप्लीट कर दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपके जो भी कमेंट्स है, आपके जो भी वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका आंसर देने की। अदरवाइज फिर वीडियो बना के फिर उसका मैं रिप्लाई दूंगा। इस वीडियो को और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा भी प्रोत्साहन बढ़े। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।